अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में, और जैसा कि प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने हमेशा से कोरोना को लेके, उसके संक्रमण से लेके, बचाव से लेके, रोकथाम को लेके सभी मुद्दों पे आप लोगों के समक्ष आती रही है। इसी क्रम में हम लोग जो है कोरोना योद्धा से मिल रहे हैं, कोरोना वॉरियर से मिल रहे हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर से मिल रहे हैं, ताकि आपकी जो मनस्थिति है उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके, और उन्होंने जो अपनी कार्य से लोगों के बीच में अपना एक नया नाम कमाया है, एक नया मुकाम कमाया है, उस पर चर्चा कर सकें। इसी के मद्देनज़र आज उपस्थित हैं गोरखपुर में, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए कोरोना योद्धा डॉक्टर मनोज कुमार जायसवाल। आप एमडी मेडिसिन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं डॉक्टर मनोज जायसवाल एमडी मेडिसिन हूँ। कोरोना जब दूसरी लहर आई, इसमें पेशेंट्स बहुत परेशान थे, और सिम्टम्स जो थे पहले से बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले थे। पेशेंट बहुत सीरियस होके आते थे हमारे पास, सिर्फ खांसी लेके नहीं आते थे, सांस फूलते हुए आते थे। तो हम लोग उनको एडवाइस करते थे एडमिशन्स के लिए, बट ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा ठीक रहता था, तो हम लोग पेशेंट बोलता था कि नहीं, हमको घर पे ही ठीक होना है, आप इंजेक्शन लिख दीजिए, हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेंगे, हम पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कर लेंगे। क्योंकि वो पिछले दौर से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था कि उसको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाएगा, किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। तो काफ़ी सीरियस पेशेंट, कम से कम 15-20 पेशेंट ऐसे होंगे जिन्होंने भाई होम ट्रीटमेंट पे ऑक्सीजन लगा के, पेशेंट के रिलेटिव्स ने भी बहुत मेहनत किया, हमको भी धैर्य रखना पड़ा, उनको भी धैर्य रखना पड़ा। और खैर थोड़ी महंगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चे थोड़े ज़्यादा थे, तो इस वजह से अच्छा हुआ, बट कोई पेशेंट मेरा इतना गड़बड़ नहीं हुआ जो भी होम ट्रीटमेंट में भी रहा। आईवी इंजेक्शंस भी लोग घर पे लगा रहे थे, तो ये था कि सब कुछ ठीक हो गया। अभी इस टाइम तो अब पेशेंट बहुत कम हो गए हैं, मे बी होम हार्ड इम्यूनिटी के वजह से या जो भी हो, तो ये अच्छी बात है अभी के लिए तो हमारे। सर, देखा गया गोरखपुर पूरे महानगर में ऑक्सीजन की जो एक कमी थी, उससे संक्रमित हों चाहे उनके परिवारजन हों, लगभग सभी लोग उससे परेशान हुए, उनको कहीं ना कहीं समस्याओं को सामना करना पड़ा। उस परिस्थिति में जो आपके पास संक्रमित आते थे, पेशेंट्स आते थे, उनकी किस तरीके से आप देखभाल कर पाते थे, वो जानकारी हमारे माध्यम से। स्टार्टिंग में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, बट जो कोविड हॉस्पिटल्स में उसमें अवेलेबिलिटी ठीक ठाक थी, तो और जिनके सांस नहीं फूल रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल 90 के अराउंड था, तो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते थे। 1-2 दिन के ट्रीटमेंट में ही वो इम्प्रूव होना चालू हो जाते थे, उनका 92-94 आना चालू हो जाता था। तो अच्छा होता था कि भाई पेशेंट रिकवरी ठीक हो गई थी। थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि इतना सारा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने की वजह से सभी को प्रॉब्लम होती थी। हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी उस टाइम, और किसी ने सोचा नहीं था कि इतने अचानक से इतने सारे मरीज बढ़ जाएंगे दूसरे, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत तो हुई थी। तो जो पेशेंट्स आते थे आपके पास अपने संक्रमण को लेके, चाहे उनके परिवारजन की, हमारे परिवार का फला व्यक्ति संक्रमित हो गया है, आप किस तरीके से उनको संभालने का कोशिश करते थे, और जब आपके पास आ जाते थे तो क्या आपका पहला प्रोसीजर होता था उनको भर्ती से लेके उनके पूरे ट्रीटमेंट तक का, वो थोड़ी सी जानकारी। पेशेंट बार बार आते थे, पेशेंट को भाई हम बार बार फीस नहीं चार्ज कर सकते थे, ठीक है, तो इस वजह से हफ्ते में, जैसे कि किसी भी फिजिशियंस का होता है कि भाई 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद मतलब कि हफ्ते के बाद फीस लेना, बट कभी कभी पेशेंट ऐसे होते थे कि भाई हम लोग नहीं लेते थे, कि भाई नेक्स्ट टाइम में 15 डेज़ पे वो फीस दे देगा। ये सब उनका सॉल्यूशन धीरे धीरे, क्योंकि पेशेंट हर दूसरे दिन तीसरे दिन, सर आज इतना है, आज इतना है, आज पेशेंट ठीक हो रहा है, मतलब किसी ने भी ये नहीं कहा कि पेशेंट नहीं, ऐसा नहीं, इम्प्रूव नहीं किया मेरा। धीरे धीरे सब लोग इम्प्रूव होते गए, बट एट अ टाइम अगर जो पेशेंट ठीक समय पे आ गए वो इम्प्रूव हुए पूरे तरीके से। जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही, तो उनको बिना एडमिशन्स के हम लोग नहीं ट्रीट कर पा रहे थे।
सर, जो अभी कोरोना की तीसरी वेव, तीसरी लहर की बात कही जा रही है और ऐसा वैज्ञानिकों का, जैसे तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो संक्रमण की जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों को प्रभावित करेगी, क्योंकि बच्चों का जो एक मैटर है वो सेंसिटिव मैटर है। बच्चों के जो मनस्थिति है उसको समझ पाना भी मुश्किल है, क्योंकि बच्चे किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। तो कोरोना से अगर संक्रमित होता है कोई भी बच्चा, उसकी देखभाल करना या उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए, वो कैसे किया जाएगा, आप थोड़ी सी जानकारी हमारे माध्यम से। बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। इस टाइम बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं बना हुआ है, तो हम जितना भी हो सके, जो उनके बच्चों के माता पिता हैं, उनके रिलेटिव हैं, कि भाई घर में भी मास्क पहने हम, ठीक है। अगर हम बाहर से आते हैं तो हम अपना नहा धो के अपना कपड़ा बाहर निकाल दें, तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा अगर हमको बच्चों को संक्रमित होने से ज़्यादा बचाना है तो, क्योंकि वैक्सीन अभी भी बच्चों के लिए नहीं है। हालांकि बच्चों में बहुत सारे बच्चे जो हैं 90% माइल्ड सिम्टम्स के ही होते हैं, 10% होते हैं, बट 10% भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से हमको बचाव तो करना बहुत, वही हमारे लिए इलाज है बच्चों को बचाने के लिए अभी फ़िलहाल। जैसा वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रोन पोजीशन में आप रह के तकिया लगा के और अपने शरीर को पलट कर पेट के बल लेट कर आप ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, वह कितना कारगर साबित हुआ तमाम कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए? हाँ, जिनका ऑक्सीजन 85 के अराउंड था उनको प्रोन पोजीशन देने से डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुआ, पेशेंट 90 तक पहुंच जाता था। हर 3 घंटे पे हम लोग बोलते थे कि आधे घंटे के लिए आप प्रोन पोजीशन में जाइए, 20 मिनट से लेके आधे घंटे, जो कंफर्टेबल थे। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटे थे उनके लिए प्रॉब्लम हो रही थी, उनके लिए कर पाना ये बहुत मुश्किल था, उनको तो ऑक्सीजन सपोर्ट ही चाहिए था। और एक कारगर तरीका है, अच्छा तरीका है कि भाई अगर हम चाहें तो इससे भी काफ़ी लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं प्रोन पोजीशन। कुछ पेशेंट्स के अगर आपके पास आंकड़े हों कि हाँ किसी हर वर्ग विशेष के आए होंगे, कुछ जो होंगे टीनेजर्स होंगे, कुछ युवा होंगे, कुछ वृद्ध होंगे, हर वर्ग आया होगा, तो कुछ का अगर आपके पास आंकड़ा हो वो हमारे माध्यम से आप बताएं, और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हुआ हर वर्ग विशेष को लेकर, उसकी थोड़ी सी जानकारी दे दें। सभी तरीके के पेशेंट थे। जो लो इनकम पेशेंट थे वो भी कोरोना से संक्रमित थे, जो हाई लेवल के लोग मतलब हाई इनकम ग्रुप के पेशेंट थे वो भी लोग पीड़ित हुए। मतलब ये नहीं बोला जा सकता है कि लो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के वाले लोग ही इफेक्ट हुए या फिर हाई सोशल इकोनॉमिक कंडीशन वाले, और सारे एज ग्रुप के लोग संक्रमित हुए। मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ, इस वजह से पीडियाट्रिक बच्चों का तो आंकड़ा मैं नहीं बता सकता हूँ, बट आई हैव सीन 18 साल से लेके 70-80 साल तक के लोगों का मैंने ट्रीटमेंट किया है इसमें। तो कोरोना संक्रमण सर जो है किस तरीके से आने वाले समय में एक मानसिक जो दबाव लोगों के ऊपर पड़ रहा है, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से तमाम हमारे जो भी दर्शक देखे रहे हैं वो देखेंगे, उनको एक जानकारी मिले कि हाँ मानसिक स्थिति को कैसे आप सही रख के कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अब दूसरी लहर तो समाप्त हो रही है, बहुत कम पेशेंट रह गए हैं, और तीसरी लहर के लिए हमें तैयारी, जो हम लोगों ने दूसरी लहर आने से पहले जो गड़बड़ियाँ की कि भाई हम लोग बिना मास्क के घूमने लग गए, भीड़ भाड़ में इकट्ठा होने लग गए, बहुत सारे शादी ब्याह में जाने लग गए हम लोग, और हमारे अपने जो बचाव का जो तरीका था वो हम लोगों ने पूरा छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी वजह है दूसरी लहर को इतने तगड़े तरीके से आने का और इतनी गंभीर अवस्था में आने का। तो हमको तीसरी लहर से अगर बचना है तो जितना हो सके हम अपना वैक्सीनेशन करवाएं। गवर्नमेंट ने अभी 18 ईयर्स अबव का वैक्सीनेशन कर दिया है, ऑन स्पॉट कर दिया है, आज की ही न्यूज़ है। तो जितने भी 18 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं अपना वैक्सीनेशन करवाएं, उसके बाद ही मास्क पहनना है। आपको आपको शारीरिक दूरी बना के रखनी है, नहीं तो तीसरी लहर तो हो सकती है कि ख़तरनाक हो, क्योंकि दूसरी लहर भी हमारे लिए बहुत ही घातक थी, तो जिससे कि हम उबर पाए हैं, लेकिन कुछ डेथ हुए हैं, उसको आगे हम रिपीट ना करें कि भाई कुछ और लोग भी ज़्यादा कम से कम संक्रमित हो। इसके लिए बचाव का तरीका तो हमको अपनाना ही पड़ेगा।
सर इसमें सबसे बढ़िया प्रकरण एक आया इम्यूनिटी सिस्टम का, कि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके उसको बढ़ा के कोरोना संक्रमण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सर गांव के एरिया में देखा जाए, चूँकि कहा भी जाता है कि गांव के माहौल में जो पले बड़े हैं या जो गांव के परिवेश को अपनाए हुए हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। इसके बावजूद ये जो दूसरी लहर आई, इसमें गाँव के लोग भी कहीं ना कहीं संक्रमित हुए। वो किस तरीके से एक चैलेंज आप लोग के लिए बढ़ चला है कि कोरोना संक्रमण जो है इम्यूनिटी पे भी हावी पड़ता चला जा रहा है? इससे इम्यूनिटी का लेना देना नहीं है। डेफिनेटली गांव में लोग जो विलेजर्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध होता है, माना जाता है शहर से। बट जो पिछले दिनों में जो भी हुआ कि भाई लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आया। नहीं तो डेफिनेटली गांव में गांव के लोग तो डेफिनेटली अच्छी इम्यूनिटी होती है उन लोग की, क्योंकि वातावरण वहाँ का शुद्ध होता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, वहाँ पे जो वायरस है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है, तो ज़्यादा लोगों को संक्रमित नहीं कर पाता है। तो सर इम्यूनिटी सिस्टम को या इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई आपका विशेष सलाह? इम्यूनिटी के लिए बढ़ाने का हमको एक्सरसाइजेस करने चाहिए, योग करना चाहिए, अच्छा भोजन लेना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा फल खाते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम तुलसी खा लें या काढ़ा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा हर एक अमाउंट में संतुलित व्यवस्था में हम अपना करें कि भाई इतना ना कर दें कि उसके वजह से हमारे पेट में परेशानी हो जाए। तो अच्छा भोजन करें, समय समय से भोजन करें, सुबह में कुछ योग करें, एक्सरसाइजेस करें, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं उनको आप ले सकते हैं। तो ये करके हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंतिम में सर तमाम गोरखपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को, कहा जाए तो देशवासियों को आपका संदेश कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए? कोरोना से हमको बचना है, तीसरी लहर से हमको बचना है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक और घातक हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमेशा करते रहें आप लोग, और कम से कम गैदरिंग्स में जाएं, जब ज़रूरत हो तभी हम बाहर जाएं। कोरोना कर्फ्यू ख़त्म होने के बाद भी हमको ध्यान रखना है कि फालतू में बाहर जाके इकट्ठा नहीं होना है, और शादी ब्याह में कम से कम लोग जाएं भी तो मास्क लगा के रखें, जितनी ज़्यादा देर हो सके। भले खाने पीने के लिए थोड़ी देर निकाल दें, उस टाइप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। खाना है तो मास्क निकाल के खा लें, फिर उसके बाद मास्क लगा लें आप। तो गैदरिंग से बचना है, वैक्सीनेशन करना है, अपने जो शारीरिक दूरी है उसको मेंटेन करके रखना है। वैक्सीनेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी लगवाएं। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सभी लोगों को नमस्कार। आप थे डॉक्टर मनोज जायसवाल। आप एक कोरोना योद्धा की तरह, फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जो भी संक्रमित थे उनको ठीक करने का, उनका बढ़िया इलाज करने का आपने जो जिम्मेदारी उठाया उस पर आप बखूबी खरे उतरे। और भी तमाम इस तरीके से हम प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम कोशिश करती रही है और कर भी रही है कि तमाम ऐसे योद्धाओं को आपके सामने पेश करते रहें, जिससे आपका जो मनोबल है वह बढ़े, और किस तरीके से आप संक्रमण पे हावी हो सकते हैं उस पर भी हम चर्चा और परिचर्चा लगातार करते हैं। प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने भी हमेशा कोशिश की है और कि आप जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको पालन करें। जो सरकार ने, प्रशासन ने कहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसका पालन करें। सैनिटाइजेशन आप लगातार करें, हैंड को, अपने हाथों को धुलते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क सबसे ज़रूरी है, और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, ऐसा डॉक्टर ने भी कहा है और तमाम ऐसे वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।